हाँ स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, हमारे इंडिया का जो फ्रीडम फाइट है वो फर्स्टली स्टार्ट हुआ था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से, जो कि 1857 से हुआ था। उसका दूसरा नाम है रिवॉल्ट ऑफ 1857। ओके, अभी इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कॉजेस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसमें कॉजेस थे पॉलिटिकल कॉजेस, सोशियो रिलीजियस कॉजेस, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उससे क्या क्या इफेक्ट हुए इंडिया के ऊपर और चेंजेस कैसे आ गए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ये बहुत बड़ी पीडीएफ है। Introduction. The first 100 years of British rule in India, that is from 1757 to the 1857, were marked by the British conquest and rapid expansion of their dominance in India. देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश रूल जो कौन चला रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर एक ट्रेडिंग कंपनी के नाम से आई थी। वो हर अलग अलग जगह पे ट्रेड करती थी इंडिया के। धीरे धीरे हमारी इंडिया का एक वीक पॉइंट था कि जो प्रोविंस थे, हमारे इंडिया के प्रोविंस मतलब जो अलग अलग किंगडम थे, वो आपस में लड़ रहे थे। उसी का फायदा लेके ब्रिटिशों ने कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट किया। जैसे कि कोई दो किंग है, ब्रिटिश क्या करते थे, किसी किंग को हेल्प करते थे और वो जो दूसरा वाला उसका जो दुश्मन है उसको हरा देते थे। अभी उसको हराने के बाद वो उस राजा से, वो जो किंग होगा उसके साथ ट्रीटी करते थे और उस ट्रीटी में उससे कुछ टैक्स, जो खुद को टैक्स फ्री कर देते थे। दूसरे एक बात, वो अलग अलग जो जगह है इम्पोर्टेंट, वहाँ पे अपना ट्रेडिंग कंपनी के लिए जगह लेते थे। लाइक दैट उन्होंने धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट्स करना स्टार्ट किया था। ये जो 100 ईयर है टोटल 1757 टू 1857 के, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और रैपिड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया ये कहा जाता है। द combined effect of British expansionist policies, economic exploitations, and administrative changes adversely affected all segment of Indian society. देखिए, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो एक सेगमेंट था इंडियन सोसाइटी का कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड थे, तो उस सेगमेंट को ब्रिटिशों की वजह से बहुत हानि हो गई। तो वो हानि किस प्रकार की थी वो फर्स्ट हमें समझना है। जैसे कि कोई रूलर है, किंग है। अभी भारत में तो इतना टेक्निकल ये नहीं था, टेक्निकल इम्प्रूवमेंट नहीं थी। तो जो अलग अलग आर्टिसियंस थे उनको बहुत ज़्यादा रोजगार मिलता था, क्योंकि बहुत कुछ जो उसका पेमेंट होता था वो बड़े बड़े जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, वो देते थे, किंग्स देते थे। तो एक सेगमेंट के अंदर एक स्टेप वाइज वो मनी का अच्छी तरह से क्या होता था, वितरण या उसको स्प्रेड किया जाता था। बट ब्रिटिशों के कारण, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के कारण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के कारण सभी सेगमेंट को वो अफेक्ट हो गया। The ruling class were disposed of their power and peasantry was deprived of its land rights and artisans lost their livelihood. देखिए, रूलिंग जो क्लास था वो धीरे धीरे डिस्पोज होने लगा ऑफ देयर पावर। देखिए, ब्रिटिशों ने क्या किया, जो रूलर्स थे, रूलिंग क्लास जो थे, जैसे कि किंग्स होंगे, उनके साथ ट्रीटी करके वो ये कहते थे कि आप इस वॉर के बाद खुद के पास खुद की आर्मी नहीं रखोगे, आपके आर्मी ब्रिटिश आर्मी और ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी के साथ ट्रेनिंग करेगी और उनके साथ ही रहेगी। तो मतलब उस किंग को खुद की आर्मी नहीं थी, उस किंग के आर्मी के ऊपर किसका कब्जा था? ब्रिटिशों का कब्जा था।
The middle and upper class of Indian society, particularly in northern India, were annoyed because of their exclusion from the well-paid higher post in the administration. देखिए, ब्रिटिशों का शासन आने के बाद वहाँ पे उन्होंने अपने खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट भरना स्टार्ट कर दिया था। उसमें वो खुद सिलेक्ट करते थे। तो जो इंडियन थे, सर्वेंट थे, एम्प्लॉयज़ थे, उनकी एम्प्लॉय मतलब जो वहाँ का जो जॉब है वो चला गया। Men who follow the culture or religious activity like a priest and a scholar found themselves without income as they lost their patron, and the Indian ruler, princes, zamindar who had themselves lost their authority. The company's Indian soldiers were discontented with their low pay and hard life and the ill treatment meted out to them by the British officer. देखिए, ये जो कुछ प्रिस्ट थे मंदिर में या मस्जिद में, कोई जो प्रिस्ट थे, उनको पैसे कौन देते थे? उनका जो इनकम था वो बड़े बड़े जो जमींदार रहते थे, किंग्स रहते थे, वो देते थे। बट अभी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जो किंग है वही पेंशन पे है, तो वो ज़्यादा पैसे इधर उधर डोनेट नहीं कर सकते थे। दैट्स वाई जो प्रिस्ट थे उन्होंने उनका इनकम लॉस कर दिया। उसके साथ साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इंडियन सोल्जर काम करते थे उनको भी लो पे दिया जाता था, बहुत कम पैसे दिए जाते थे और उनको हार्ड लाइफ रहती थी। उसके साथ साथ उनको बहुत ही बुरे बुरे तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता था बाय ब्रिटिश ऑफिसर। इस तरह से ये फर्स्टली उसके कुछ रीजंस थे। उसके साथ साथ 1857 द कंडीशन वेयर राइप। देखिए, इतने कुछ मतलब उनके ऊपर हम बोल सकते इतने अत्याचार करने के बाद धीरे धीरे हमारे इंडियन जो पीपल है उनके साथ ब्रिटिशों के अगेंस्ट गुस्सा आ गया। ओके, द पीपल बस्ट फोर्थ इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और बहुत सारे लोगों ने फिर ब्रिटिशों का विरोध करने के लिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट हो गए। नाउ कॉजेस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, फर्स्ट है पॉलिटिकल। द पॉलिटिकल रीजन विच एंटागोनिस्ट द इंडियन रूलर वेयर द फॉलोइंग। देखो, पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन। पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन में क्या आता है? सिंस द बैटल ऑफ प्लासी। देखो, बैटल ऑफ प्लासी जो है 1757 में हुई थी, जून। द ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटोरियल पावर इंक्रीज रैपिडली। धीरे धीरे टेरिटोरियल पावर जो है इंक्रीज हो गई रैपिडली, क्योंकि ये वार उन्होंने जीत लिया था, उनको एक टेरिटरी मिली थी। द ब्रिटिश ट्राइड टू एक्सपांड देयर पॉलिटिकल पावर इन इंडिया फोर वे। देखिए, ब्रिटिशों ने हमारे इंडिया को एनेक्स कैसे किया था? उनके पास फोर कुछ पॉलिसीज थी। वो पॉलिसी में क्या क्या था? फर्स्ट, बाय आउटराइट वार। पहले वो वॉर करते थे। सेकेंड, बाय सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। दूसरे में क्या करते हैं? उनके ऊपर सब्सिडरी अलायंस लगाते थे। बाय अडॉप्टिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी जैसे रूल्स बनाए थे, पॉलिसीज बनाए थे, वो एक्ट करते थे। ऑन द प्रीटेक्स ऑफ द एलिज मिस रूल। ये फोर्थ जो पॉइंट है, ऑन द प्रीटेक्स ऑफ द मिस एलिजेड मिस रूल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। बाय आउट राइट ऑफ वॉर। आउट राइट ऑफ वॉर से ब्रिटिशों ने हमारे इंडिया के कौन कौन से स्टेट लिए थे? देखिए, टू एक्सटेंड देयर टेरिटोरियल पावर इन इंडिया, टू सेफगार्ड देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, द ब्रिटिश वेजेस मैनी वॉर्स। देखिए, पॉलिटिकल, किसी को सेफ गार्ड करना, किसी किंग को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दो किंग में झगड़े होंगे तो ये क्या ब्रिटिश क्या करते थे? एक किंग को सेफ गार्ड करते थे, दूसरे को हरा देते थे, और जो जिसको उन्होंने जिताया है उस किंग के साथ ट्रीटी करके वो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट उनसे लेते थे। द बैटल ऑफ बक्सर is a 1764 established the British as a master of Bengal, बिहार एंड उड़ीसा। देखो, बैटल ऑफ जो बक्सर था, उस बैटल से ब्रिटिश क्या बने? एज अ मास्टर ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये तीनों प्रोविंस उनके अंदर आ गए। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर सक्सेस, एंग्लो मैसूर वॉर 1767 to 1799, the East India Company annexed the most of territories of the Mysore state, और most of the territory of Mysore state क्या होगी? फॉर्म होगी।
After Third Anglo-Maratha War 1817 and 18, देखिए द आफ्टर द थर्ड मराठा वॉर कब हुआ था 1870 में. The Peshwa entire dominance and Maratha territory north and south of Narmada River were acquired by the British. देखिए ब्रिटिश ने स्टेप वाइज भारत के अंदर मतलब हमारे इंडिया के अंदर स्टेप वाइज वो एंट्री करते चले गए. उन्होंने फर्स्ट जो सबसे वीक था उसको हराया. देखो बैटल ऑफ बक्सर जहाँ पे खुद बीच में इंटरनल जहाँ पे अनस्टेबलाइजेशन था वो पहले जीत लिया. सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर. अभी एंग्लो मैसूर वॉर में किसको ब्रिटिश और टीपू सुल्तान. ब्रिटिशों ने क्या किया एंग्लो मैसूर वॉर में मराठा और हैदराबाद का जो निजाम था उसको खुद के साथ में लिया और टीपू को हराया. टीपू सुल्तान को जो कि बहुत ही एक पावरफुल स्ट्रैटेजिक किंग थे मैसूर के, उनको हराया. फिर बाद में उन्होंने क्या किया सबसे लास्ट में उन्होंने मराठों को हराया क्योंकि मराठा उस टाइम सबसे पावरफुल थे. ओके मतलब ये सबको हरा के उनके ऊपर अलग अलग पॉलिसी ये कर दी थोपी गई और लास्ट में मराठा को हराया. द पंजाब वॉज अनेक्स इन 1849. देखिए अभी पंजाब कैसे वो नॉर्थ की तरफ धीरे धीरे जाने लगे ब्रिटिश अपनी पॉलिसीज और वॉर के जरिए, और उन्होंने पंजाब को अनेक्स किया 1849 को. महाराजा रंजीत सिंह जी को हराया था. And the Sikhs were defeated the Second Anglo-Sikh War. Okay, from the 1823 to 1856, the British further extended their empire by conquering the Sindh, the territories of Assam, Arakan, and Pegu in Myanmar. ऐसे अलग अलग टेरिटरी धीरे धीरे उन्होंने एक्वायर करते गए. अभी बाय सब्सिडरी अलायंस देखिए अभी ये सब्सिडरी अलायंस क्या था. Some Indian states were brought under the British control without actually annexing them. कुछ ऐसे भी स्टेट थे कि वो ब्रिटिश उनको टोटली ये नहीं करते थे, एनेक्स नहीं करते थे, बट धीरे धीरे उनके ऊपर अलग अलग सब्सिडरी अलायंस लगा के उनको ड्रेन करते थे. दिस वॉज डन बाय द फॉलोइंग सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड वेल्सी. देखिए आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है हु इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस, तो कौन था लॉर्ड वेल्सी. Under this system, the Indian ruler who agreed to subsidiary alliance, firstly, which accept the as a British supreme power, उसको क्या करना पड़ता है ब्रिटिश यही सबसे सुपर पावर है, सुप्रीम पावर है, ये एक्सेप्ट करना पड़ता था. Surrender their foreign relation to the East India Company and agreed that they would not enter into the alliance with any other power and would not wage a war. देखिए उनको क्या करना पड़ता था सरेंडर करना पड़ता था देयर फॉरेन रिलेशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि जो फॉरेन के जितने कुछ काम होंगे वो पूरी के पूरी ईस्ट इंडिया के अंडर देने पड़ते थे. एज वेल एज दे वुड नॉट इंटर इनटू द अलायंस विद एनी अदर पावर. दूसरी कोई पावर हो गई जैसे कि फ्रेंच थे उनके साथ अलायंस नहीं करने का. ओके एंड वुड नॉट वेजेस वॉर, और ब्रिटिशों के खिलाफ वॉर नहीं करने का. ओके नाउ accept the British residents at the headquarters and agree not to employ and any European in their service without consulting the company. देखिए किसी को भी अपने दरबार में जब किसी को रखना है तो वो पहले कंसल्टिंग करना पड़ता था कंपनी के साथ. एग्रीड टू मेंटेन अ ब्रिटिश ट्रूप एट देयर ओन कॉस्ट. देखिए जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे उसको जो मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी थी, जो सब्सिडरी अलायंस के अंदर जो किंग्स आते थे उनकी जिम्मेदारी. वर्चुअली लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस. देखिए इतने सब कुछ अलायंस होने के बाद वो क्या उनकी वर्चुअली दे लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस. बाय 1856 practically all the Indian state had either been annexed and had entered to the alliance with the company. और धीरे धीरे प्रैक्टिकली इंडियन जो स्टेट है वो either by annexed and had entered into the alliance with the company. The British had become a supreme power and Indian princes were reduced to the puppet. और धीरे धीरे जो इंडियन प्रिंसेस थे उन्होंने रिड्यूस कर दिया पपेट बनने के लिए. By using the doctrine of plebiscite. अभी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी में क्या होगा, लॉर्ड डलहौसी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया annexed many Indian states to the company. Okay, who introduced the doctrine of lapse? ओके किसने किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स विच इज इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड डलहौसी.
देखिए अभी डॉक्टर ऑफ लैप्सी में क्या था, लैप्स में अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन द हेयर अडॉप्ट विदाउट द consent of a company could inherit only the private property of a decreased ruler and not his territory which would come under the company rule. देखिए क्या हुआ था, only the private property of a decreased ruler, क्या होता था, डिक्रीज क्या, जिसको खुद का बच्चा नहीं जिस रूलर को, तो उसका जो स्टेट है या टेरिटरी वो ब्रिटिशों के कंपनी के अंदर शामिल होने चाहिए थे। ऐसा ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी ये रूल था। व्हेन द रूलर ऑफ झांसी डाइड 1853 लिविंग नो नेचुरल हेयर, the widowed Rani pension and their adopted son Anand Rao was not recognized as the lawful successor of the throne। देखिए रानी लक्ष्मीबाई, उनके जो ये थे पति थे, उनके बाद उनकी अचानक से डेथ हो गई 1853 में, बट उनके खुद का बच्चा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया था, एक लड़का अडॉप्ट किया था, उसका नाम था आनंदराव। तो ब्रिटिशों के रूल के वजह से, ब्रिटिशों का रूल क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी, जिसके अंदर किसी किंग को खुद का बच्चा नहीं होगा तो उसका स्टेट बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर क्या हो जाता, शामिल हो जाता था। तो ये आनंद राव थे, ये अडॉप्टेड थे, तो ब्रिटिशों ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया एज ए लॉफुल सक्सेसर ऑफ थ्रोन, तो रानी लक्ष्मीबाई भी ब्रिटिशों के अगेंस्ट गई। Other prominent state which become a victim to the doctrine of where सातारा, देखो जो सातारा के गद्दे वो भी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी के अंदर थी, जैतापुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, ये जैसे अलग अलग प्रोविंस थे यार और स्टेट थे, इंडियन स्टेट किंग्स के, तो उनको भी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी के अंदर ब्रिटिशों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर मिक्स कर दिया, उनके अंदर ले लिया। The principle of lapse was also applied to take away the title and pensions of the ruler, some state. Okay, जो प्रिंसिपल थे लैप्स वॉज अप्लाइड टू द टेक अवे टाइटल, जैसे कि टाइटल होते थे नवाब, जहागीरदार, ओके, जैसे कि रीगल टाइटल नवाब ऑफ कार्नाटिक एंड तंजौर वेयर टेकन अवे, और दिस कॉज डिसकंटेंट अमंग द रूलर एज वेल एज अमंग द पीपल इन जनरल, ऐसे हुआ था। नाउ on the pretext of Elliott's misrule, in 1857-56 Lord Dalhousie annexed the Awadh on the pretext of Elliott's misrule। देखिए मतलब किसी ने मिस रूल किया, ऐसे मतलब झूठी ये लगा देते थे उस किंग के ऊपर, और पूरा का पूरा वो जो स्टेट था उसको एनेक्स करते थे। In 1856 Lord Dalhousie annexed the Awadh to the company dominance on the pretext of the alleged misrule। The annexation of Awadh was arbitrary, and the British seem to have broken their promises and made to the ruling chiefs. This caused a resentment among the Indian in general and Awadh in particular। देखिए क्या क्या हुआ था, मेनली ब्रिटिश क्या कहते हैं, ब्रिटिशों की ये जो चार पॉलिसी थी ना, देखो अभी अवध का जो नवाब था उसको टोटल थे 12 बच्चे थे, 12 बच्चे थे। अभी देखो वो तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी के अंदर नहीं आएगा, और जो सब्सिडरी अलायंस थी वो तो उसके अंदर था, उसको पेंशन भी मिल रहे थे। तो बट अवध एक इम्पोर्टेंट जगह थी ब्रिटिशों के लिए, क्योंकि अवध में बहुत ज़्यादा कॉटन और बाकी के जो इम्पोर्टेंट जो ट्रेडिंग के लिए यूज़ करने वाले जो थे मटेरियल, वो अवध में ज़्यादा था। ब्रिटिशों को अवध चाहिए था, इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रीटेक्स ऑफ एलिज मिसरूल का यूज़ करके उन्होंने अवध के नवाब को क्या किया, एनेक्स किया। The annexation of Awadh was arbitrary as the British seem to have broken their promises, और ब्रिटिश ने कहा अवध के नवाब ने उसके जो प्रॉमिस किए थे वो तोड़ दिए। Now Lord Dalhousie did justify the annexation of Awadh on the pretext of the good of a govern, but the people of Awadh on the contrary had to face more hardship and they had pay higher land revenue and additional taxes on food, houses, फेल्स एंड जस्टिस, और वहाँ अवध के लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू था। द डिसोल्यूशन ऑफ नवाब ऑफ अवध आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू थाउजेंड ऑफ नोबल्स ऑफिशियल एंड सोल्जर आउट ऑफ जॉब, और कैसे हो गया कि
अवध के नवाब की जो आर्मी थी वो पूरी पूरी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रिटिश ट्रूप्स में शामिल कर दी। तो जो थाउजेंड्स ऑफ नोबल्स थे, ऑफिशियल्स थे और सोल्जर्स थे आउट ऑफ जॉब हो गए। द ब्रिटिश कॉन्फिस्केटेड द स्टेट ऑफ द तालुकेदार्स और जमींदार। द डिस्पोज द तालुकेदार्स बिकम द अपोनेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। और धीरे धीरे जो तालुकादार थे वो अपोज हो गए ब्रिटिश रूल से, रूल को। Now the company as सिपाही whom the 75,000 were from अवध। देखिए जो कंपनी के लिए जो सिपाही थे वो 75,000 कहाँ से थे? अवध से थे। Where the worst affected and this soldier had helped the British to conquer the rest of India. But they did not like that their homeland should become under the foreign sway. The annexation of Awadh also affected the soldiers' financial position and they had to pay higher taxes on their land families held in the Awadh. देखिए वो एनेक्सेशन का ये स्टेप देखिए ठीक से कि ब्रिटिशों को बस एनेक्स करना था, पूरी पावर अपने अंदर लेनी थी हाथ में, बाकी का उनको जो पीपल्स थे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए ट्रेड तो ट्रेड है, ओके, ट्रेडिंग करने वाले को क्या ह्यूमैनिटी, ओके। द डिसरिस्पेक्ट शोन टू द बहादुर शाह। देखिए बहादुर शाह जफर द मुगल रूलर was under the protection of company and receive a pension from a British। अवध के जो बहादुर शाह जफर थे जो मुगल रूलर थे उनको पेंशन मिलती थी ब्रिटिशों से। इन 1849 द लॉर्ड डलहौसी अनाउंस द सक्सेसर ऑफ बहादुर शाह जफर वुड नॉट बी परमिटेड टू यूज द रेड फोर्ट एज देयर पैलेस। देखिए जो सक्सेसर थे, ओके, कौन? बहादुर शाह जफर, उनको रेड फोर्ट यूज करने की अनुमति नहीं दी। दे वे रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द प्लेस नियर द कुतुब मीनार। उनको जो प्लेस है वो कहाँ पे शिफ्ट करने के लिए कहा? कुतुब मीनार के पास। इन 1856 लॉर्ड कैनिंग अनाउंस दैट द आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह his successor would not be allowed to use the imperial titles with their names and would not known as a मेयर प्रिंस। देखिए अभी बहादुर शाह, ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? अनाउंस किया आफ्टर बहादुर शाह हिज सक्सेसर वुड नॉट बी अलाउड टू यूज द इंपीरियल टाइटल। जो इंपीरियल टाइटल है वो यूज नहीं कर सकता, ओके, और उसका नाम भी नहीं यूज करता, वुड बी नोन एज अ मेयर प्रिंस। These decisions of the British hurt the feelings of Muslim and consequently Zinat Mahal, the wife of Bahadur Shah, began plotting against them. Now the treatment given to the नाना साहिब एंड रानी लक्ष्मीबाई। देखिए अभी नाना जो साहिब है और रानी लक्ष्मीबाई ये बहुत इम्पोर्टेंट, दोनों भी मराठा थे। और नाना साहिब was adopted the son of Bajirao and the last Peshwa. The British refused to the grant Nana Sahib and the pension they were paying to the Bajirao second. ब्रिटिशों ने रिफ्यूज किया नाना साहिब को पेंशन देना। नाना साहब वॉज फोर्स टू लिव इन एट कानपुर। देखो नाना साहब को कानपुर भेज दिया, कानपुर के उनके घर में उनको रखा नजरबंद में। और फार अवे फ्रॉम द फैमिली सीट एट पूना, दिस वॉज वाइडली रिसेंट इन द मराठा रीजन। Nana Sahib had inherited wealth from a farmer Peshwa, which is utilized the sending the emissaries to different parts of country for the generating awareness among the Indians about the British policy। और नाना साहब ने वो कानपुर का जो उनका घर था वहीं से उन्होंने मिशन स्टार्ट की कि जो ब्रिटिश है उनकी पॉलिसीज कितनी ख़राब है और वो कैसे अपने देश को एनेक्स कर रहे, अपना रूल कैसे बढ़ा रहे, ओके, ये सब नाना साहब ने अवेयर करने लगे थे ऑल ओवर द इंडिया, ओके। Now, Rani Lakshmibai of Jhansi, who became a victim of doctrine of lapsing and became a bitter enemy of the British, and her adopted son was not accepted as their heir of the throne. Okay, रानी लक्ष्मीबाई भी अपोज हो गई थी। Absentee of sovereignty of the British. Absentee sovereignty means the India was being ruled by the British government from the England। देखिए भारत का जो शासन चल रहा था वो कौन रहा था?
इंग्लैंड का गवर्नमेंट चला रहा था। एट ए डिस्टेंस ऑफ 1000 माइल, absentee of sovereignty of British rule was resented by the Indians। देखिए भारत में क्या चल रहा है, मतलब लोगों के किस तरह से हाल चल रहे हैं, ये कुछ इन लोगों को कुछ पता नहीं था, बिकॉज इतने दूर से वो शासन करते, वो कुछ भी बोलेंगे। मतलब उनका यहाँ पे क्या था, एम्बेसडर जैसे कि लॉर्ड डलहौसी वगैरह, वैसे उनको पूछा कैसे चल रहा है शासन, वो बोलते थे बहुत ही अच्छा चल रहा है। बट एट द बेसिक लेवल पे भारत में कितनी दिक्कतें, कितने वो शोषण कर रही है, किसी को पता नहीं था। द अर्लियर रूलर लाइक Mughals who had conquered India had in course of time settled in India, and the revenue they collected from the Indians were spent in India only। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए मुगल भी बाहर से आए थे, बट मुगल बाहर से आने के बाद वो कहाँ सेटल हो गए, इंडिया में ही सेटल हो गए। इंडिया से जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो इंडिया में स्पेंड करते थे, इंडिया के भलाई के लिए करते। बट ब्रिटिशों का अलग था, ब्रिटिश क्या करते थे, इंडिया में जो कुछ मिलता था वो सब, जो रिवेन्यू वगैरह वो सब इंग्लैंड लेके जाते थे, और इंडिया की जो वेल्थ है उसको ड्रेन किया जाता था। और जो इंडियन रेवेन्यू है वो कभी इंडिया के लिए जिन्होंने यूटिलाइज ही नहीं किया। सोशियो रिलीजन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू इंटरफेस इन द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडियन लेड टू द वाइड स्प्रेड फेयर अमंग द मासेस। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट था उन्होंने अटेम्प्ट किया टू इंटरफेरेंस इन द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द इंडियन। ओके, रिलीजियस लाइफ के अंदर भी इंटरफेरेंस करना स्टार्ट किया था। नाउ ये जो धीरे धीरे इंटरफेरेंस था वो आगे बहुत बढ़ने लगा। ओके, और ब्रिटिशों के मिस गवर्नेंस का धीरे धीरे लोगों को भी पता चलने लगा। द इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम के ऊपर, सम ऑफ द सोशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इन इंडिया वेयर एम टू इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द पीपल। कुछ ऐसे रिफॉर्म थे, सोशल रिफॉर्म ब्रिटिश ने किए थे टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ पीपल। चलो ठीक है, उसके बारे में हम कुछ नहीं ब्रिटिशों को दोष देंगे। सेकेंड, अच्छा किया। सेकेंड, while introducing such reform the feelings of the people were not taken into the consideration। बट ये जो रिफॉर्म करते टाइम उन्होंने लोगों की जो फीलिंग्स है उसका ध्यान नहीं रखा। द रिजल्ट वॉज द रिफॉर्म लाइक abolition of sati in 1829, the introduce of the widow remarriage act 1856, and opening of a western education to the girls were not welcomed by the masses। और बहुत जो लोग थे उन्होंने वेलकम नहीं किया। ठीक है। नाउ पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में क्या, द ब्रिटिश ऑफिसर वेर रूड एंड एरोगेंट टूवर्ड द इंडियंस। देखो ब्रिटिश ऑफिसर जो थे एरोगेंट थे इंडिया के ऊपर, इंडियन पीपल के ऊपर। एंड दे बिलीव दैट द वेयर सुपीरियर टू इंडियंस एंड फॉलो द पॉलिसी ऑफ कंटेम्प्ट टूवर्ड्स द इंडियन। और उनका ये कहना था कि वो सुपीरियर है और उनको जो पॉलिसी इंडियन ने फॉलो करनी चाहिए। द डब द मुस्लिम्स एज अ क्रूएल एंड अनफेथफुल, और उन्होंने मुस्लिमों को एक क्रूएल एंड अनफेथफुल का टैग दिया। ओके, सम यूरोपियन ऑफिसर इल ट्रीटेड एंड इंसल्टेड इंडियन, और बहुत कुछ ब्रिटिश ऑफिसर थे, यूरोपियन ऑफिसर थे, वो बहुत इल बुरी ट्रीटमेंट देते थे इंडियंस को। सच एक्ट ऑफ अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन अलाइटेड द ब्रिटिश फॉर्म द इंडियन मास। ओके, सच एक्ट अनजस्ट था। ओके, उसमें कोई भी जस्टिस नहीं था इंडियन के लिए। द एक्टिविटीज ऑफ मिशनरीज, अभी इंडिया के अंदर बहुत सारी मिशनरीज की एक्टिविटी चल रही थी। कौन कौन से, द ब्रिटिश वेयर डिफरेंट फ्रॉम इंडियंस इन रेस, रिलीजन एंड सेंटिमेंट्स। द 18th century the British showed a friendly attitude toward the Indian religion and had no particular zeal of their own religion, and company even acted as the trustee of some Hindu temples। और ब्रिटिश जो थे वो कुछ कुछ जो टेम्पल्स थे उसके ट्रस्टी बन गए। In 19th century, the attitude underwent change and the British began to interfere in the local religious and social custom। और धीरे धीरे ब्रिटिशों ने लोकल रिलीजियस का जो कस्टम है उसके अंदर उन्होंने इंटरफेयर करना स्टार्ट किया। द डे अनाउंस आइडल वर्शिप एंड डब लोकल बिलीफ ऑफ एज इग्नोरेंस। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो आइडल वर्शिप थी, भारत एक आइडल वर्शिप करने वाला देश है, तो उसके अंदर उन्होंने डाउट किया, डब किया, लोकल बिलीफ एज इग्नोरेंस। आफ्टर द 1813
देर वेर वॉज इंक्रीज द बोथ द नंबर्स ऑफ एक्टिविटी इन क्रिश्चियन मिशनर, और उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन मिशनर की एक्टिविटी स्टार्ट किए। द इंडियन थॉट दैट द गवर्नमेंट वॉज सपोर्टिंग मिशनरीज, और धीरे धीरे क्या हो गया, जो इंडिया थॉट दैट गवर्नमेंट वॉज सपोर्टिंग मिशनरीज who would convert them the Christianity, और धीरे धीरे इंडियन जो रिलीजियस को उसको वो चेंज कर रहे थे क्रिश्चियनिटी के अंदर। ये भी एक प्रकार का रिलीजियस सोशल रिलीजियस फैक्टर था। टैक्सेस एंड रिलीजियस places. Religious sentiment of the Indian were hurt by the official policy of taxing land belonging the temple and mosque. Such land had been exempted from the taxations by the previous Indian rulers. देखिए what happened, religious जो फाइनेंस सेंटिमेंट्स थे उसके ऊपर भी उन्होंने टैक्स लगाना स्टार्ट किया था, जैसे कि land had been exempted from the taxation by previous Indian rulers. The family dependent on this land began to propagate that British were trying to undermine the religious religion of India, और धीरे धीरे ब्रिटिशों ने उनका ट्राई करना स्टार्ट किया था, अनेक्स करना स्टार्ट किया था। एप्रिसिएशन अबाउट मॉडर्न इनोवेशन, एप्रिसिएशन में क्या हुआ था, दे इंट्रोड्यूस द मॉडर्न इनोवेशन सच एज द रेलवे टेलीग्राफ वॉज अ मिसअंडरस्टूड बाय द पीपल, और वो एक मिसअंडरस्टूड था पीपल से। देयर वर रूमर्स दैट टेलीग्राफ पोल्स वेर इरेक्टेड टू हैक द पीपल हु वेर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। देखिए मतलब एक गलत चीज़ फैला गई थी, ये जो टेलीफोन के जो पोल्स है वो किसके लिए, कि जो ब्रिटिशों के अपोज जो लोग करेंगे आंदोलन वगैरह, उनको उसके ऊपर फांसी दी जाएगी, like that. Similarly, the Orthodox Indian noted that the railway compartment, a higher caste and the lower caste, were made to sit side by side. देखो उन्होंने क्या किया, जो ऑर्थोडॉक्स इंडियन थे उन्होंने नोटेड किया कि in the railway compartment the higher caste and lower caste were made to sit side by side. They believed that the British had introduced such a practice to डिफे देयर कास्ट एंड रिलीजन। देखिए जो ऑर्थोडॉक्स थे उनको लगा कि ये डिफे कर रही है कास्ट एंड रिलीजन की तरफ। ना फियर रिगार्डिंग द वेस्टर्न एजुकेशन, अभी क्या हो गया था, द वेस्टर्न सिस्टम इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ स्कूल। ओके, भारत के अंदर ब्रिटिश आने के बाद वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम्स और स्कूल्स ज़्यादा हो गए थे। इन 1829 द बंगाल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द इंग्लिश कास्ट इन कलकत्ता कलकत्ता मदरसा विच वॉज अ मुस्लिम इंस्टीट्यूशन, और उन्होंने फर्स्ट कहाँ पे कलकत्ता मदरसा में किया था इंट्रोड्यूस। लेटर इंग्लिश क्लास वेर इंट्रोड्यूस इन बनारस संस्कृत कॉलेज, शिफ्टिंग द एम्फेसिस फ्रॉम ओरिएंटल लर्निंग of western education was not received well by the people, especially the pandit and the Maulavis. They saw in an attempt to discourage the traditional Islamic and Hindu studies. ओके जो पंडित और मौलवी थे उनको दिखा कि ये ट्रेडिशनल जो स्टडीज है उसको स्टॉप किया जा रहा है। द पीपल स्टार्टेड सस्पेक्टिंग दैट द एम ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वाज नॉट टू प्रमोट लिटरेचर एंड साइंस बट टू इनकरेज द चिल्ड्रन बिकम अ क्रिश्चियन। ओके, और धीरे धीरे लोगों को ये लगा कि ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो लोगों को सही तरह से साइंस और लिटरेचर के बारे में ज्ञान नहीं दे रहा है, तो वो एक चिल्ड्रन को क्रिश्चियन बना रहा है। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट इन 1850 चेंज द हिंदू लॉ प्रॉपर्टी, और उन्होंने क्या किया, हिंदू लॉ प्रॉपर्टी को चेंज किया है। इट एनेबल अ कन्वर्ट फ्रॉम हिंदुइज्म टू अदर रिलीजन to inherit the property of his father. The Hindus regarded this as an incentive to give the one's religious faith. ओके इस तरह से लॉ प्रॉपर्टी बनाई थी उन्होंने, प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर, उसकी जो प्रॉपर्टी फादर के लेनी पड़ेगी जब वो कन्वर्ट हो गया फ्रॉम हिंदुइज्म टू अदर रिलीजन, तो उसके ऊपर कुछ ये लॉ लगे जाते थे। नाउ ऑपरेशंस ऑफ पुअर, नाउ द complex judicial system enabled to reach the oppress the poor, flogging, tortures, imprisonment of cultivator for their inability to pay arrears of rent, land revenue, interest on debt were quite common. Thus, the growing poverty made the poor desperate and led them to join a general uprising in the hope of improving their lot. ये बहुत
बढ़ने लगा था, ऑपरेशन ऑफ पुअर मतलब उसका शोषण एनेक्सेशन ज़्यादा हो रहा था. इकोनॉमिक, द मोस्ट important reason of the popular discontent was the economic exploitation by the British. The economic exploitation took the following form. कौन कौन से किए थे? Exploitation of economic resources. Agriculture. India was made economic colony to serve the interest of industrial England. Now, India was forced to export a cheaper rate raw material like raw cotton, raw silk that the British industry needed urgently, plantation product like indigo, tea, food grains which were a short supply in Britain. देखिए इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिशों ने एक इकोनॉमिक रिसोर्स के लिए एग्रीकल्चर को भी देखा था. वो बहुत चीपर रेट में लेते थे क्योंकि उनको रॉ मटेरियल के लिए क्या लगता था, कॉटन लगता था, सिल्क लगता था. तो ब्रिटिश यहाँ पे फोर्स करते थे फार्मर के ऊपर कि आप वो लगाओ, उसकी ज़रूरत है. ओके, तो इन उसके साथ कुछ प्लांटेशन प्रोडक्ट थे लाइक इंडिगो, टी, वैसे प्लांट वो ज़्यादा लगाने के लिए इंडिया फार्मर के ऊपर प्रेशर करते थे. नाउ द इंडिया वॉज मेड टू एक्सेप्ट द ready-made British goods either duty-free or the nominal duty rates, while Indian products were subjected to the high imported duties in England. देखिए क्या होता था, जो भारत के जो इम्पोर्टेड किए गए कपड़े थे उसके ऊपर इंग्लैंड बहुत ज़्यादा हाईएस्ट ड्यूटी लगाता था. बट जो ब्रिटिश के जो थे वो ड्यूटी फ्री रहते तो वो सस्ते मिलते थे. लोग भी क्या कहते थे, सस्ता कपड़ा लेंगे. ओके, जो महंगा है वो नहीं लेंगे. द इंडियन हैंडमेड गुड्स वेर अनेबल टू कंपेयर विद द चीपर मशीन मेड ब्रिटिश प्रोडक्ट. ओके, इंडियन जो हैंडमेड जो गुड्स था वेर वो उनके टफ देने के लिए नहीं, वो नहीं रह सकता था. ओके, और वो इट्स कंप्लीट विद द चीपर मशीन मेड था ब्रिटिश प्रोडक्ट. This ruined the Indian industry and deprived the artisans their income and reduced the एवेन्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर. और धीरे धीरे वो भी ड्रेन होने लगे जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी. ऑन अदर हैंड एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल द फूड ग्रेन्स डिप्राइड इंडिया फॉर हर एग्रीकल्चर सरप्लस एंड रेज द प्राइजेस ऑफ रॉ मटेरियल. धीरे धीरे प्राइजेस भी बढ़ने लगे रॉ मटेरियल की. The changes of nature of India trade become an instrument for exploiting India's resource. और धीरे धीरे इंडियन रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया. Drain of wealth. Till the Battle of Plassey in 1757, European traders used to bring gold into India to buy the Indian cotton and silk. However, after the conquest of Bengal, the British stopped getting gold into the India. British ने stop किया किसको, getting gold in India. They began to purchase a raw material of their industry in England from the surplus revenue of Bengal, profit or duty free इंडियन ट्रेड. और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया था, रॉ मटेरियल उनके इंडस्ट्री लगता है तो उसके ऊपर उन्होंने सरप्लस रेवेन्यू और बंगाल प्रॉफिट फ्रॉम ड्यूटी आइलैंड ट्रेड ऐसे उन्होंने स्टार्ट किया था. दस बिगेन द प्रोसेस ऑफ प्लंडरिंग इंडियाज रॉ मटेरियल. और उन्होंने क्या किया था, शुरुआत किए थे द प्रोसेस ऑफ प्लंडरिंग इंडियाज रॉ मटेरियल रिसोर्सेज एंड वेल्थ बाय द ब्रिटेन. The transfer of wealth from India to England, for which India got no proportionate economic return, this called as the drain of wealth. What is the drain of wealth? The transfer of wealth from India to England, for which India got no proportionate economic return, is called as a drain of wealth. ये drain of wealth किसने दिया था? किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने. The drain include the salaries, income, and saving of the Englishmen, the British expenditure in India on the purchase of military goods, office established, interest on debt, unnecessary expenditure on the army. इसके लिए वो भारत का पैसा यूज करते थे. डिके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इन हैंडीक्राफ्ट. कैसे डिके हो गया देखिए. Heavy duties in Indian silk and cotton textile in Britain destroyed the Indian industries. On the other hand, British goods were imported into India at a nominal duty. By the middle of the 19th century, export of cotton, silk goods from India practically ceased. The art of spinning and weaving, which ages had given employment to the thousands of artisans, became extinct.
धीरे धीरे जो आर्ट था जो कि लोगों को रोजगार देता था वीविंग इंडस्ट्री के अंदर, वो धीरे धीरे खत्म हो गया. द मिसरी of artisans was compounded by the disappearance traditional pattern and buyer and chieftains and जमींदार्स. देखिए ये जो इनका जो कपड़ा वगैरह जो उनका आर्ट है उसके लिए जो पैसे कौन देते थे, जो ट्रेडिशनल पैटर्न्स बायर्स कौन थे, बड़े बड़े जमींदार थे, लैंड ओनर्स, चिफ्टन्स थे, ओके किंग्स थे. वहीं उनको उनका ही एनेक्सेशन किया तो वो धीरे धीरे जो आर्टिशियन थे वो भी डिसअपियर होने लगे. इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ प्रेजेंट. द प्रेजेंट वेयर Vincent were discontent with the officials and land revenue policy and consequent loss of their land. In fact, it was a peasantry that bore an heavy burden of taxes to provide money for the trade of company. और धीरे धीरे कंपनी के लिए ट्रेड ऑफ स्टार्ट हो गया. द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द वॉर्स ऑफ द ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया. और जो कुछ टैक्सेस आते थे वो पूरे इस उनका जो एक्सपांशंस था उसके लिए ब्रिटिश टैक्स इंडियन लोगों के टैक्स यूज़ करते थे. फॉर एग्जांपल इन बंगाल लैंड रेवेन्यू वाज डबल द अमाउंट कलेक्टेड अंडर द मुगल. Not even the part of revenue was spent on the development of agriculture on welfare of cultivator. Increase the in the land revenue force many peasants into the independence और into the selling their lands. और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, लोग जो है लैंड रेवेन्यू के कारण अपनी लैंड बेचने लगे. द ट्रेडिशनल जमींदार वे रिप्लेस बाय द मर्चेंट्स एंड मनी लैंडर्स. दिस न्यू लैंड ओनर्स हैड नो कंसर्न फॉर द प्रेजेंट. और उनके पास किसी भी तरह से कंसर्न प्रेजेंट नहीं था. दे पुश रेन टू द exorbitant level and evict their the tenants in case of non-payment. ओके वो बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते थे किसानों को. The economic decline of peasant affected cultivations and lead to a many famine. ठीक है, आज मैं यही तक लेता हूँ. कल मैं पार्ट सेकेंड में आपको आगे वाला टॉपिक में बता दूंगा. ठीक है, इस चैप्टर में किसी को कोई दिक्कत, सब समझ आया या नहीं समझ आया तो मुझे बता देना. कल हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ, कल क्या पढ़ेंगे हम, डिक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी. ओके, ये पढ़ेंगे हम. ओके चलो, ये वीडियो देखने के बाद कुछ इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो. मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर में दे रहा हूँ. ठीक है, चलो गुड बाय.